अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुबनुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला चल रहा था तालीमुल इस्लाम कॉलेज के हवाले से डॉक्टर परवेज़ प्रवाजी साहब की यादों पर मुश्तमिल उनके एक मज़मून का जो उनकी किताब अहमदिया कल्चर से हमने इंतखाब किया हुआ है। दो हिस्सों में पहले मैं बात उसके कर चुका हूँ। अब उससे आगे कुछ और तसलसल में बात चलती है। कोशिश तो है कि वो जल्दी ख़त्म हो, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर एक एपिसोड का टाइम हो तो वो फिर सुनने वालों के लिए गिरां हो जाता है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हिस्सा उसका कवर हो जाए। लिखते हैं कि बात हमने कॉलेज में पहले दिन से शुरू की थी, मगर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कॉलेज में कुछ दिन तो फूलिंग की हमाहुमी रही। उसके बाद ज़िंदगी एक डगर पर चलने लगी, यानी क्लासें, मुबाहिसे, मुशायरे, तकरीबात। पहली कॉन्वोकेशन का जिक्र तो हो चुका। यूनियन के पहले मुबाहिसों का जिक्र भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके इनेकाद के लिए कॉलेज में हॉल तो था कोई नहीं, इसलिए लजना से हाल मुस्तार लिया गया। इंटर कॉलेजिएट मुबाहिसों का नाम तो बहुत सुना था, देखे या सुने न थे। रब्वा वालों के लिए वैसे भी ये नाम उजूबा था। खैर, मुबाहिसे हुए, हॉल खचाखच भरा रहा, मगर असल रौनक तो शाम के डिनर की थी। प्रोफेसर नसीर खान साहब ने कॉलेज की छत पर ऐसा अलफ लैलवी इंतज़ाम कर रखा था कि बायद व शायद। रोशनी के लिए यूं तो उनका रुख ज़ेबा ही काफ़ी होता, मगर फ़र्श पर दस्तरखान बिछाए गए और कतार दर कतार चिराग रखे गए। यूं भी मुंडेरों पर चिरागां का समा था। हमें याद है, बाहर के कॉलेजों के जो मुकर्रर इसमें शरीक हुए वो मुद्दतों इस अलफ लैलवी डिनर को याद करते रहे। फिर प्रिंसिपल साहब का ये मेहरबानी फरमाते थे कि सुबह का नाश्ता मेहमान मुकर्रीन के साथ करते थे, और नाश्ता भी मालीर कोटला का नवाबी नाश्ता होता था। मालीर कोटला के नवाबी नाश्ते से याद आया कि 1966 में प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी जोराबाद से वापसी पर रब्वा रुके और हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। हज़रत साहब ने अज़राए बंदा परवरी मुझे और चौधरी मोहम्मद अली साहब को भी उनके साथ दोपहर के खाने पर मदऊ कर लिया। वहाँ मालीर कोटला वालों के ख़ास शाही टुकड़े मीठे के तौर पर मौजूद थे। हम लोग होंठ चाटते रह गए। हमीद अहमद ख़ान साहब हज़रत साहब के बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। कहने लगे, मिर्ज़ा साहब, सुना था मुग़लों के दस्तरखान पर जन्नत की नेमतें मौजूद होती हैं, आज देख भी लिया। हज़रत साहब ने फरमाया, लेकिन ये शाही टुकड़े मेरी बीवी ने मालीर कोटला के नुस्खे से तैयार करवाए हैं। हाँ, ये गाजर का जो मुरब्बा आपने खाया है, ये मुगलई नुस्खा है। इसमें मीठा खालिस शहद की मिठास का है। हज़रत आपा मंसूरा बेगम के यहाँ के शाही टुकड़े तो हमने पहले भी खाए थे, लेकिन उस रोज़ का मज़ा ही कुछ और था। शायद इसलिए कि पहले वो प्रिंसिपल की बेगम के तौर पर तैयार करवाती थीं, अब उनमें खिलाफत के मर्तबा का तबर्रुक भी शामिल था। ये लिखते लिखते ख्याल आ रहा है कि हमारा कॉलेज भी कैसा बाबरकत इदारा था कि उसका एक प्रिंसिपल मनसब खिलाफत पर फायज़ हुआ, अब एक तालिब इल्म मनसब खिलाफत पर सरफराज है। एक इदारे के लिए इससे बढ़कर और क्या फ़ख्र व तफ़ाखुर और मुबाहात की बात हो सकती है। वज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मन यशा। हमारे कॉलेज का तशख़्ख़ुस एक खालिस इल्मी इदारे का था। इसमें इस बात का ख़ास एहतमाम किया जाता था कि तलबा को महज इम्तिहानों के लिए तैयार न किया जाए, बल्कि उनके जहनों में वुसअत पैदा करने के लिए ज़ायद अज़ निसाब सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ। चुनांचे इस मकसद के लिए यूनियन और मजलिस इरशाद के अलावा जो कॉलेज गिर मजालिस थीं, हर मज़मून के तलबा की अलहदा बज़्में भी मौजूद थीं। बज़्म उर्दू, अगरचे उर्दू पढ़ने वालों की बज़्म थी, मगर इसका दायरा भी सारे कॉलेज तक मुमतद हो गया था, और उसके ओहदेदारों में ऐसे तलबा भी शामिल होते थे जो उर्दू के तालिब इल्म नहीं थे। उर्दू कौमी ज़ुबान होने के अलावा अहमदियों के लिए मजहबी अहमियत भी रखती थी। इसलिए 1964 की पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौका पर प्रिंसिपल साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को ये नारा दिया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान ही नहीं, मजहबी ज़ुबान भी है। और ये स्लोगन उर्दू कॉन्फ्रेंस के पैड पर और हर छपे हुए प्रोग्राम पर मौजूद था। 1967 की दूसरी कॉन्फ्रेंस के वक्त तो उस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क गिर शोहरत हासिल कर ली
और उसमें सारे पाकिस्तान से कोई 200 से ज़ायद मंदोबीन शामिल हुए। पाकिस्तान रेलवे ने मंदोबीन के लिए किराया में ख़ास रियायत का ऐलान किया। कराची से ही जो काफ़िला आया उसमें कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, शोबा उर्दू के सरबराह, उर्दू कॉलेज के प्रिंसिपल और अंजमन तरक्की उर्दू के ओहदेदार शामिल थे। सदर अयूब से पैगाम भेजने की दरख्वास्त की गई थी। वहाँ से पूछा गया और किस किस के पैगाम पढ़े जाएंगे। हमने बताया सर फहरिस्त तो हज़रत इमाम जमात अहमदिया का पैगाम है, तो उन्हें चुप लग गई। कई साल बाद मेरी कुदरतुल्लाह शहाब से मुलाकात हुई जो सदर के सेक्रेटरी थे। इस्लामाबाद की एक अदबी तंजीम दायरा के इजलास में उनसे मुलाकात हो गई। मेरा तारुफ हुआ तो चौंके, कहने लगे आप उर्दू की बहुत खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा इदारा इस नेक मकाम पर मुस्तैद है, मगर सदर ममलकत तो पैगाम भेजना गवारा नहीं करते। कहने लगे अगर आप ज़रा सी अकल से काम लेते तो पैगाम आ जाता। हमने कहा वो कौन सी अकल की बात है। कहने लगे आपसे किसने कहा था कि इमाम जमात अहमदिया के पैगाम का ज़रूर जिक्र करें। बस इसी बात ने काम ख़राब कर दिया। हमने कहा जनाबे वाला अगर यही बात है तो ई गुनाहिस्त के दर शहर शुमा नीज़ कुनम। और हाफिज़ का शेर भी पढ़ दिया कि अक्ल गर्दानत के दिल दर बंदे जुल्फश चूँ खुश अस्त, आकिला दीवाना गर्दन अज पे जंजीर माँ। हमारे लिए यही बेअक्ली बस है। बाद को जब शहाब साहब की शहाबनामा पढ़ी तो मालूम हो गया कि पैगाम की इस नारसाई में शहाब साहब की अपनी मुतअस्सब जहनीत कार फरमा थी। हमें तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नसीर साहब यूनियन के इंचार्ज थे तो वो इस बात का एहतमाम करते रहते थे कि मुबाहिसों में जज साहिबान ऐसे हों जो इल्मी और अदबी लिहाज से नुमायाँ हों। मसलन इस वक्त मेरे सामने एहसान दानिश की खुद नविश्त जहान दानिश का दूसरा हिस्सा पड़ा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि रब्वा कॉलेज के मुबाहिसे में वो और प्रोफेसर वकार अजीम जज के तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाए थे। वहाँ उनकी मुलाकात तीसरे जज डॉक्टर आबिद अहमद अली साहब से हुई थी। डॉक्टर आबिद अहमद अली गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा के प्रिंसिपल थे और हमारे प्रिंसिपल साहब के ऑक्सफोर्ड के ज़माने के हम असर थे। उस ताल्लुक़ की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा और तालीमुल इस्लाम कॉलेज रब्वा में एक ख़ास रिश्ता मवद्दत कायम हो गया था। हमें याद है एक बार उस कॉलेज की हॉकी टीम रब्वा में मैच खेलने के लिए आई। दफ्तर अमूर अम्मा के पास जो ग्राउंड है उसमें मैच हुआ। हमारे प्रिंसिपल साहब ने ख़ास तौर से ये एहतमाम रखा कि उस कॉलेज की टीम के साथ नहायत मुरब्बियाना सलूक रवा रखा जाए। उस मैच में डॉक्टर आबिद अहमद अली भी तशरीफ़ लाए थे। हमारे प्रिंसिपल साहब भी हॉकी का ये मैच देखने के लिए आए, हालांकि उन्हें सिर्फ बास्केटबॉल के मैचों में दिलचस्पी थी। फिर खान अब्दुल अली खान गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा के प्रिंसिपल बनकर आए तो वो भी ऑक्सफोर्ड के नाते से हॉकी की टीम के साथ आए। प्रोफेसर गुलाम जिलानी असगर से तो हमारा दांत काटी रोटी का ताल्लुक़ था। फर्स्ट ईयर में हम मुबाहिसे के लिए गए तो जिलानी साहब ने कि वहाँ की यूनियन के इंचार्ज थे हमें अपने साया आतफत में रखा। यहाँ तक पूछ लिया कि बच्चों तकरीरें ठीक तौर से रटी हुई हैं कि नहीं। जिलानी साहब प्रिंसिपल हो गए तो हमें अपने कॉलेज के मुबाहिसे में जज के तौर पर बुलाया और हमारे तारुफ में ख़ास तौर से कहा कि मैं इस शख्स को फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म की हैसियत से जानता हूँ जब इसने इंटर कॉलेजिएट मुबाहिसों में पहली तकरीर इसी कॉलेज के स्टेज पर की थी। अब मैंने इसे इसी कॉलेज के मुबाहिसे में जज के तौर पर बुलाया है। कैसे कैसे मेहरबान लोग थे। जिलानी कामरान साहब का हमारे कॉलेज के साथ ही नहीं कॉलेज के तलबा और उसातिज़ा और प्रिंसिपल साहब से वालेहाना ताल्लुक़ था। अब ऐसी बरखा मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं। मैं अब भी सरगोदा मियाँ अब्दुस्समी नून साहब को जो कॉलेज के ओल्ड बॉय हैं ख़त लिखता हूँ तो जिलानी साहब को ज़रूर सलाम भेजता हूँ और वो भी बुजुर्गाना शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए जवाब में प्यार भेजते रहते हैं। नून साहब 3-4 बरस पहले कनाडा आए हुए थे। मुलाकात हुई तो मैंने अपने साथी से उनका तारुफ करवाया कि हमारे कॉलेज के ओल्ड बॉय हैं। कहने लगे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ज़रा ये बॉय वाली बात फिर कहना। पहले या दूसरे मुबाहिसे के मौका पर
मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, शेर मोहम्मद अख्तर मुदीर किंदील और मशहूर शायर नाजिश रिजवी जज के तौर पर आए थे। सालिक साहब के वालिद और दूसरे भाई अहमदी थे, मगर सालिक साहब हज़रत साहब की बैत में ना थे, मगर हज़रत खलीफातुल मसीह सानी और उनमें हम उम्री की वजह से खासा दोस्ताना था और दोनों में बेतकल्लुफ़ी भी बहुत थी। मुबाहिसों के बाद हज़रत साहब ने इन हजरात को खाने पर बुलाया। नसीर साहब ने बात को बताया कि खाने के बाद हज़रत साहब ने सालिक साहब से फरमाइश की कि अपना कलाम सुनाएं। सालिक साहब ने, अब्दुल मजीद सालिक मुरादें, सालिक साहब ने अपनी मशहूर गज़ल चिरागे ज़िंदगी होगा फ़िरोज़ां हम नहीं होंगे, चमन में आएगी बादे बहारां हम नहीं होंगे, अपने मखसूस तरन्नुम में सुनाई। नाजिश साहब ने भी कलाम सुनाया। शेर मोहम्मद अख्तर शायर नहीं थे, महज तखल्लुस रखने के गुनहगार थे, इसलिए वो बच गए। इसके बाद सालिक साहब हज़रत साहब से कहने लगे, हुजूर अब आप भी कुछ सुनाएं। हज़रत साहब ने कहा, भाई मैं कोई शायर वायर तो हूँ नहीं, हाँ तबलीग के लिए कभी कभी शेर कह लेता हूँ। सालिक साहब ने बीच ही में बात पकड़ ली, बस बस हुजूर, हम 3 गैर अहमदी आपके पास हाजिर हैं, हमें तबलीग कीजिए। चुनांचे हज़रत साहब ने अपना कलाम अता फरमाया। खलीफतुल मसीह सानी हज़रत मुस्लिम मौद का जिक्र है। अगले रोज़ हमने बज़्म उर्दू में सालिक साहब से उर्दू के फ़काही अदब पर तकरीर कराई। तकरीर के बाद मैंने सवाल कर दिया कि आपके फ़काहियों की बड़ी शोहरत है, कोई फ़काहिया सुनाएं। फरमाने लगे, फ़काहिया कोई शेर तो होता नहीं कि यूँ सुनाया जाए, और हर फ़काहिया का एक पस मंज़र होता है, वो सामने ना हो तो फ़काहिया में मानवियत पैदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर किया गया। उस मौका पर कांग्रेस वालों ने रावी के किनारे एक इजलास करके अखंड भारत की करारदाद मंजूर की। कहने लगे, इस अखंड भारत की करारदाद की मंजूरी के बाद मैंने फ़काहिया लिखा कि कांग्रेस वालों ने रावी के किनारे अखंड भारत की जो करारदाद मंजूर की है वो दरोग बर गर्दने रावी है। सब लोग इस बेसाख्तगी पर अशश कर उठे और केमिस्ट्री थिएटर दादो तहसीन के नारों से गूंजने लगा। शेर मोहम्मद अख्तर की एक बात मुझे नहीं भूलती। किसी मुबाहिसे में जज के तौर पर आए हुए थे, मुझे कहने लगे, यार मुझे किसी दिन मियाँ तारी से मिलवाओ। मैंने कहा, आप उन्हें जानते हैं? कहने लगे, हाँ हमारे बाप दादा उनके दादा से बैत थे, और मेरी अम्मी मियाँ तारी की तो बचपन से आशिक थीं, कहा करती थीं कि इस लड़के ने एक दिन खलीफा बन जाना है, मैं ज़िंदा रही तो उसकी बैत कर लूँगी। अब वो तो इस दुनिया में रही नहीं, जी चाहता है मैं माँ की तरफ से कम अज़ कम उनको एक नज़र देख तो लूँ। चुनांचे मैं उन्हें मियाँ साहब के पास ले गया और बताया कि अपनी अम्मी की तरफ से आपसे मिलने के लिए आए हैं। अगली बात कहने का ना मौका था ना महल, मगर उस मरहूमा की बात कैसी सही निकली। शेर मोहम्मद अख्तर के बाप दादा तो अहमदी थे, मगर उन्हें कुछ अर्सा तक जमात लाहौर से ताल्लुक़ रहा, फिर वो भी ना रहा। जमात के बारे में तासुब भी उनके अंदर नहीं था, वरना जो लोग जमात से दूर भागते हैं वो बादशाह से ज़्यादा बादशाह के वफ़ादार बनने की नीयत से जमात की मुखालफत भी बहुत करते हैं। शरफा ऐसी बातों से दूर भागते हैं। मसलन यही शेर मोहम्मद अख्तर थे, प्रोफेसर जिलानी कामरान थे, आरिफ अब्दुल मतीन थे। ये लोग अपने आबाओ अजदाद की अहमदियत का बरमला एतराफ़ करते थे, मगर अहमदियत या बानी सिलसिला के ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबान शोखी नहीं दिखाती थी। मगर जो शोख तबा लोग अहमदियत से भागें, उनका अंजाम वही होता है जिसका जिक्र मैं करने लगा हूँ। ज़ेड सुलैरी जाने पहचाने सहाफ़ी थे, मगर अभी कल ही एक दोस्त ने उनकी खुदनविश्त बॉयज़ विल बी बॉयज़ पर उनकी बेटी का तबसरा ईमेल से भेजा है कि मेरा बाप शराब पीता था, सूअर खाता था, मगर उस जुनूनी जर्नैल ज़ुल हक यानी ज़ियाउल हक का बड़ा मद्दा और इस्लाम का शैदाई था। ये गवाही किसी बाहर के फ़र्द की नहीं, उसकी अपनी बेटी की है जो एक ईसाई से ब्याही हुई है। उस शख्स ने अहमदियत की मुखालफत में गैरों से बढ़कर ज़ोर कलम दिखाया और हमेशा मुँह की खाई। ज़िल्लत और रुसवाई ने मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। फ़ाताबिरु या उलिल अब्सार। ये ज़ेड सुलैरी
यहाँ पे मैं आज इसको ख़त्म करता हूँ, सिर्फ एक वाक़या सुना दूँ कि जिन दिनों ज़ैड सुलैरी का रोज़ाना एक कॉलम आया करता था और वो जमात अहमदिया की मुखालफत में जी भर के हर्जा सराई करने को बिल्कुल जायज़ और बल्कि ज़रूरी समझते थे अपनी दानिश्वरी के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, उस ज़माने में प्रोफेसर बशीर ताहिर हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद इस्लामाबाद में, उनसे किसी दूसरे नॉन अहमदी प्रोफेसर की गुफ्तगू चल रही थी और हम जस्ट लिसनर के तौर पर थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बात ज़ैड सुलैरी जो कादियानी करके लिखते थे, अहमदी लिखना पसंद नहीं करते थे। तो प्रोफेसर बशीर ताहिर कहते हैं कि मैं तो खैर किसी भी डेफिनेशन से कादियानी कहला नहीं सकता, मेरा ताल्लुक़ जमात अहमदिया से है, मैं अपने आप को अहमदी कहता हूँ, आप चाहें तो मुझे अहमदी कहें, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कादियान से नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसे कादियानी हुआ। मगर ये जो ज़ैड सुलैरी है, ये इसकी तो पैदाइश कादियान की है, मतलब ये खुद बाय बर्थ कादियानी है और इसके नाम के साथ ज़रूर लगना चाहिए। लेकिन जिनको ये आज कह रहा है पाकिस्तान के अहमदियों को, वो तो इधर की अक्सर पैदाइश हैं। तो ये यानी उनका ही एंड पे जिक्र था ज़ैड सुलैरी का ही। बात यह है कि जिस वक्त आप बुग़्ज़ और तासुब की बुनियाद पर हक़ाइक़ को मसख़ करने की तरफ आते हैं और फिर झूठ की बुनियाद पर एक ऐसा सच आम करना चाहते हैं जो आपका सच होता है, वो ज़माने का सच नहीं होता, तो फिर इस तरह के जो पैराडॉक्स हैं या इस तरह की तज़ादात वो लाजमी आपकी गुफ्तगू, आपकी तहरीर, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए और जिन लोगों ने इसके बद असरात को अपने यहाँ मुशाहिदा कर लिया है उनको वाक़अतन इनसे इबरत हासिल करके तो एक जो गैर मुतअस्सिब किस्म की ज़ाती राय रखें, आप जो भी मर्ज़ी। आप हम कब कहते हैं कि आप हमारे टीआई कॉलेज की बात चले या हमारे असातिज़ा का ज़िक्र आए या हमारे प्रोफेसर्स का ज़िक्र आए या आपके मशाहिर का ज़िक्र आए, तो उनकी खुश बयानियों या खुश दिली या नफासत तबा की दलील से आप अहमदी हो जाएं, आप मत हों, लेकिन आप रहें तो उस शाइस्तगी की हदूद में और उन उसूली लाइनों के अंदर जो इंसानों के इंटरेक्ट करने के लिए नागुज़ीर हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।